एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए क्लास 10th की सोशल साइंस के अंतर्गत अर्थशास्त्र में बिहार बोर्ड का जो अपना चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, उसके आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। ये चैप्टर जो है हमने अभी अपन काफी टाइम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में पढ़ के उसके बाद इसके सॉल्यूशंस भी देखे अपन ने। आज जो है हम इसके देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना पेपर में आने की ज्यादा होती है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। रोजगार एवं सेवाओं का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से देखें। सेवा क्षेत्र बस की बात कही जा रही है, ना कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कही जा रही है। तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 2, ऑप्शन बी है आपके सामने 4, ऑप्शन सी है आपके सामने 6 या ऑप्शन डी 8। ए, बी, सी या डी, 2, 4, 6 या 8 सेवा क्षेत्र के कितने भाग हैं। क्या 2 भाग हैं, क्या 4 भाग हैं, क्या 6 भाग हैं या फिर 8 भाग हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र को जो 2 भागों में अपन ने बांटा है वो कौन कौन से भाग हैं। तो सेवा क्षेत्र के 2 भाग, एक तो है आपका एक है आपका सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा है आपका गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। चलिए, तो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र और सरकारी सेवा क्षेत्र के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो सरकारी सेवा क्षेत्र किसे कहा जा सकता है। सरकारी सेवा क्षेत्र उस सेवा क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें सरकार आपको नौकरी प्रदान करती है और आपका जो मासिक वेतन है वो सरकार के द्वारा ही आपको दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहे जाते हैं, ऐसे सरकारी क्षेत्र कहे जाते हैं, सरकारी सेवा क्षेत्र कहे जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें गैर सरकारी सेवा क्षेत्र की, जो कि सेवा क्षेत्र का दूसरा भाग है, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। तो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र वो सेवा क्षेत्र है जिसमें व्यक्तियों को निजी क्षेत्र के द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नौकरी मिलती है और उनका मासिक वेतन भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उन्हें दिया जाता है या निजी क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हो गया आपका सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा आपका हो गया गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरा एमसीक्यू आपके सामने है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, आपको ये बताना है कि द्वितीय क्षेत्र किससे कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है। सेवा क्षेत्र को क्या द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र को क्या द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता हो। तो चलिए अपन चेक करें इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे ही उन तीनों क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। फिर भी अपन ये जानते हैं कि इनमें से प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है और तृतीयक क्षेत्र कौन सा है। तो बात करें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र की अपन बात करें तो
अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र, फिर अपन चलते हैं द्वितीय क्षेत्र की तरफ, और उसके बाद हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। चलिए, तो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो है, अभी अपन ने इस क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन की डिमांड ही है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र जिसपे कि ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, रोजगार एवं सेवाओं, चैप्टर का नाम ही है, तो सेवा क्षेत्र जो है वो अपने तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई ये बात? तो अर्थव्यवस्था के बेसिकली कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हुई क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? यहाँ पे आपसे द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में? द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, जिसको द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 है आपके सामने कि विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है। जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज का अधिकांश भाग जो है, विकसित देशों का या डेवलप्ड कंट्रीज का अधिकांश भाग जो है किस में कार्यरत रहता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र में रहता है क्या? औद्योगिक क्षेत्र में रहता है क्या? या फिर सी कृषि क्षेत्र में रहता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि विकसित देश यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ के व्यक्ति अधिक समय तक किस क्षेत्र में काम करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर है सेवा क्षेत्र यानी कि ए ऑप्शन। तो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग जो हैं अपना अधिकांश समय सेवा क्षेत्र में ही बिताते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों का रोजगार का मुख्य साधन जो है सेवा क्षेत्र ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं? याद करना, ये क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के जो सॉल्यूशंस किए थे उसमें भी सॉल्व किया था, साथ ही साथ जब ये चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशंस के पहले उसमें भी मैंने आपको मानव पूंजी के घटक बताए थे, कितने होते हैं ये भी बताया था, और साथ में ये भी बताया था कि वो 5 घटक कौन कौन से होते हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा, तो फटाफट से आप जो है बता दें कि ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। तो फटाफट से बताएं कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। अब वो 5 घटक कौन कौन से हैं? मानव पूंजी के वो 5 घटक कौन कौन से हैं? चलिए इनको भी जान लेते हैं। मानव पूंजी के 5 घटक। मानव पूंजी के 5 घटक। तो मानव पूंजी के 5 घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, भोजन, वस्त्र, आवास। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये 3 जो है मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, जो तो कंपलसरी है ही। साथ ही साथ इसमें 2 और घटक ऐड हो जाते हैं, तो मानव पूंजी के 5 घटक पूरे बन जाते हैं। चौथा घटक होता है शिक्षा, और 5वां घटक होता है स्वास्थ्य। 5वां घटक कौन सा होता है? स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये हो गए क्या? मानव पूंजी के 5 महत्वपूर्ण घटक, जिसमें से पहला कौन सा है? भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा शिक्षा और 5वां स्वास्थ्य। तो ये 5 घटक मानव पूंजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। हर मानव को जो है इन 5 घटकों की आवश्यकता होती ही है। क्लियर हुई ये बात? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? अब आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे आप 4
विकल्पों के माध्यम से, 4 ऑप्शन के माध्यम से जो है 4 उदाहरणों को देख रहे हैं। तो इन 4 में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने टाटा आयरन एंड स्टील, ऑप्शन बी है आपके सामने पशुपालन, ऑप्शन सी है आपके सामने कृषि फार्म और ऑप्शन डी है आपके सामने दूरसंचार। तो फटाफट से बताएं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने तीनों क्षेत्रों के आपको उदाहरण जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तब आप सभी को बताए थे कि ये चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में, ये तृतीय क्षेत्र में, या ये चीज़ें कृषि में आती हैं, ये उद्योग में आती हैं और ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो फटाफट से इसका आंसर अपन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, दूरसंचार। दूरसंचार जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है। अब कृषि फार्म और पशुपालन दो तो हो गए ये प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, और टाटा आयरन एंड स्टील ये औद्योगिक क्षेत्र है। ये अपना कौन सा क्षेत्र है? औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि इसको द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और दूरसंचार यानी कि सेवा क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। क्लियर हुई ये बात? ऐसे ऑप्शंस जो हैं आपके परीक्षा में आ सकते हैं और उसमें इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा कि सेवा क्षेत्र कौन सा है। अब सेवा क्षेत्र के जरिए आपको ये भी पता चला कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। बाकी 2 ऑप्शन जो हैं, बाकी 3 ऑप्शन जो है उनमें से 2 ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ से आपकी ये बात भी क्लियर हुई कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी बातें आती हैं, और एक जो ऑप्शन है आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हाँ भाई, टाटा आयरन एंड स्टील जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी अपन ने जस्ट 5वें क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया, उसके पहले 2-3 क्वेश्चन पहले भी इसको अपन ने सॉल्व किया है कि एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने 2, ऑप्शन बी है आपके सामने 3, ऑप्शन सी है आपके सामने 4 या ऑप्शन डी 6। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आपको बताना है ए, बी, सी या डी, यानी कि अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं। चलिए, तो 10 सेकंड जो है समाप्त हो चुके हैं। अब हम फटाफट से अपना आंसर चेक करते हैं। तो 3 क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी बताया था कि अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं एक बार अपन फिर से इसको देख लेते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है। एक होता है आपका द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग से संबंधित होता है, और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र जो कि आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुई ये बात? अब ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हमने 3 क्वेश्चंस के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो आपको बताना है इसमें कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ऑप्शन ए है आपके सामने प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन बी है आपके सामने माध्यमिक शिक्षा को, ऑप्शन सी है आपके सामने तकनीकी शिक्षा को, या ऑप्शन डी है आपके सामने उच्च शिक्षा को। तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? चलिए, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। अब अगर आपने पॉलिटी में मौलिक अधिकारों को पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मौलिक अधिकार पॉलिटी का चैप्टर है, फिर ये इकोनॉमिक्स में कैसे आया?
फिर इकोनॉमिक्स में कैसे आया, क्योंकि शिक्षा जो है एक मानव पूंजी है। इसमें हमने क्या पढ़ा, रोजगार एवं सेवाओं के बारे में पढ़ा। तो रोजगार और सेवा के लिए आपके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, शिक्षा है। तो शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार घोषित किया है भारत सरकार ने। तो किस तरीके की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। और इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा को, यानी कि हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत सरकार की तरफ से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। परिवहन सेवाओं के द्वारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है क्या, या फिर संचार सेवाओं के द्वारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है क्या, या फिर वाणिज्यिक सेवाओं के द्वारा सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है क्या, या फिर इन तीनों सेवाओं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों सेवाओं के द्वारा जो है किसका, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है क्या। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। और इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा, इन सभी सेवाओं के माध्यम से सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, परिवहन सेवा, संचार सेवा, वाणिज्यिक सेवा। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, मतलब विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र या कौन से क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग की बात करी जा रही है, यानी कि उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे आसान सवाल है ये आज का, और अभी इस सवाल को कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ इसके आंसर को। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपसे बनना ही चाहिए। तो जल्दी से फटाफट से आप बता दें कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। अब विनिर्माण क्षेत्र की बात हो रही है, उद्योग की बात हो रही है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र की बात हो रही है। तो विनिर्माण उद्योग जो है अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि होती है, कृषि से रॉ मटेरियल मिलता है। अब उस रॉ मटेरियल को उद्योगों तक लाया जाता है और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र का काम। फिर उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचा जाता है, विभिन्न तरीके के संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है उस प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए। साथ ही साथ परिवहन सेवाओं का उपयोग किया जाता है, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में हुई। यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, तो द्वितीय क्षेत्र है। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि हमारे देश का कौन सा शहर, बहुत ही आसान सवाल है, चैप्टर में भी मैंने ये सवाल पढ़ाया है आपको। तो हमारे देश का कौन सा शहर जो है सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या डी अहमदाबाद। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद, ए बी सी या डी। क्या होगा इसका सही आंसर कि भारत का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलोर एक ऐसा शहर है जिसको आईटी हब के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे साइलेंट वैली के नाम से भी सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं। फिर से आपसे वही सवाल रिपीट हो रहा है और जल्दी से फटाफट से आपको बताना है कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विनिर्माण उद्योग जो है अर्थव्यवस्था का आपका द्वितीयक क्षेत्र है। पहले भी हम ये चीज जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है आपसे पूछा गया है। ए विज्ञान क्षेत्र क्या तृतीय क्षेत्र है,
शिक्षा क्षेत्र क्या तृतीय क्षेत्र है? कृषि क्या तृतीय क्षेत्र है? या फिर सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। छिपी हुई बेरोजगारी की बात करी जा रही है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्या कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, या फिर उद्योग क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, या फिर खनन क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, या इन तीनों में से किसी भी क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कृषि, उद्योग, खनन या डी, इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या डी, इन चारों में से कौन से क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? चलिए तो 10 सेकंड का समय जो है आपका खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कृषि, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है इसको समझ लेते हैं। या फिर छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहलाती है? क्या पूछा गया है आपसे? छिपी हुई बेरोजगारी या फिर इसको छद्म बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छद्म बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो आप दोनों शब्दों को याद रखें, आपसे पेपर में किसी भी तरीके से जो है पूछा जा सकता है। तो छिपी हुई बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कैसे पाई जाती है, क्या होती है छिपी हुई बेरोजगारी? चलिए तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि किसी कृषि क्षेत्र में सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है, यानी कृषि क्षेत्र का कोई काम करने में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है। क्लियर? अब 2 लोगों की आवश्यकता है और उनके बीच पैसा निर्धारित कर दिया कि 100 रुपये मिलेंगे इस काम को करने के। तो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। क्लियर हुई ये बात? तो अब 2 व्यक्ति जो है एक काम को कर सकते हैं, उस काम को, और दोनों के बीच 100 रुपये निर्धारित कर दिए। तो 100 रुपये निर्धारित करे हैं इन दोनों के बीच में, तो बराबर जो है 50-50 रुपये इन लोगों को बट जाएंगे। कितने रुपए? 50-50 रुपये जो है इन दोनों के बीच में बट जाएंगे। अब चूंकि आप जानते हैं, मैंने चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 100 में से 67% जनसंख्या, 100 में से कितनी? 67% जनसंख्या, यानी कि 67% पॉपुलेशन भारत की जो है कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर किस तरीके से? यानी कि उनके रोजगार का साधन जो है कृषि ही है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या जो है भारत की, यानी कि भारत अभी वर्तमान में विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पर आता है। तो अब जब इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम करने में लगे होंगे, तो जो काम 2 लोग कर रहे हैं वही काम अब 10 लोग कर रहे हैं। ठीक है? तो जो काम 2 लोग कर सकते हैं, 2 लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने में अब कितने लोग लगे हुए हैं? 10 लोग लगे हुए हैं। अब 10 लोग जब उस काम को करेंगे और कीमत निर्धारित कितनी है कि 100 रुपये ही उस काम के मिलेंगे, क्योंकि वो काम मान लो 100 रुपये के लायक ही है। जब 2 लोग काम कर रहे थे तो बराबर 50-50 रुपये उनमें बट रहे थे। लेकिन अब जब सिर्फ 2 लोगों की बजाय अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग काम कर रहे हैं? ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 10 लोग उस काम को करने में लगे हुए हैं। तो अब जो 100 रुपये हैं वो 10 लोगों में बटेंगे, तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? प्रत्येक को जो है 10 रुपये मिलेंगे। अब जहाँ पे एक व्यक्ति को 50 रुपये मिल रहे थे, अब एक व्यक्ति को 10 रुपये मिलेंगे, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? अब इस उदाहरण के माध्यम से अपन क्या समझे? इस उदाहरण के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि जब 2 लोगों को काम करने पर 50-50 मिल रहे थे, अब उसी काम को करने के लिए 10 लोग हैं। ठीक है? 10 लोग हैं, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है और उनके पास काम करने के लिए दूसरा काम है नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी, कि लोग तो अवेलेबल हैं और लोग लगे हुए भी हैं,
ये भी आंकड़े बताते हैं कि भारत की 100 में से 67% जनसंख्या का रोजगार का साधन कृषि है। लेकिन क्या वो कृषि क्षेत्र, क्या वो प्राथमिक क्षेत्र उन लोगों को अच्छे से रोजगार देने में सक्षम है? अपन को देखने में क्या लग रहा कि लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस कीमत पे काम कर रहे हैं, कितनी कीमत उन्हें उस काम की मिल रही है? तो इसे क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। यानी कि लोग बस दिख रहे हैं रोजगार में लगे हुए, लेकिन उनकी आय पर्याप्त नहीं है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया था। जहां तक मुझे याद है 2 में बताया था कि मनुष्य की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं या बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने रोटी कपड़ा और मकान, ऑप्शन बी है आपके सामने रोटी कपड़ा और सब्जी, ऑप्शन सी है आपके सामने रोटी फल और सब्जी, या फिर ऑप्शन डी है आपके सामने सिर्फ तेल। मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता इसमें आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये 3 जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं या मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं या मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के नाम से जानी जाती हैं। तो चलिए फटाफट से अपन अपना आंसर चेक कर लेते हैं। और इसका सही आंसर है रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 आवश्यकताएं जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? रोटी कपड़ा और मकान। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने कि सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। इनमें से आपको बताना है कि सरकार का काम क्या है, दक्षता के अनुरूप क्या उपलब्ध कराना सरकार का काम है। ऑप्शन ए है आपके सामने कि क्या सरकार योग्यता के अनुसार आपको काम उपलब्ध कराएगी। यहाँ पे दक्षता का मतलब है स्किल, ठीक है, या फिर आप क्वालिटी, क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। दक्षता के कई सारे मीनिंग यहाँ पे हैं। तो सरकार आपको दक्षता के अनुसार, आपकी स्किल के अनुसार, आपकी क्वालिटी के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको काम उपलब्ध कराएगी, आपको रोटी उपलब्ध कराएगी, आपको कपड़ा उपलब्ध कराएगी या फिर आपको मकान उपलब्ध कराएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप आपको काम उपलब्ध कराना कि आप कोई काम कर सकें और अपने रोजगार को चला सकें। आप बेरोजगार व्यक्ति ना रहें, उस रोजगार के माध्यम से, उस काम के माध्यम से जो है आप बहुत अच्छे से अपनी और अपने परिवार की आजीविका चला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नरेगा बनाई गई है। नरेगा है क्या? एक योजना है। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, चलिए तो कौन सी योजना है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है नरेगा। क्लियर? कौन सी योजना है नरेगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जो है नरेगा को जाना जाता है। वर्तमान में इसी योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो नरेगा योजना या मनरेगा योजना महानगरों के लिए बनाई गई है, नगरों के लिए बनाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो जैसा कि योजना का फुल फॉर्म है, योजना का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना बनाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपके सामने क्या निकल के आता है? नरेगा योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। तो नरेगा योजना के बारे में जानने के बाद एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि ये योजना जो है, जिसको वर्तमान में मनरेगा के नाम से जाना जाता है, वो कब शुरू की गई थी? वो सन 2005 में शुरू की गई थी। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। सेवा क्षेत्र में इन 4 ऑप्शन में से क्या शामिल होता है, क्या नहीं होता, या क्या क्या होता है?
तो ऑप्शन ए है आपके सामने सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन बी है आपके सामने गैर सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी है आपके सामने सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र, और ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताइए कि इसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं, यानी कि इनमें से सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल हो सकता है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपन ने सबसे पहले नंबर पर सॉल्व किया था, और क्वेश्चन क्या था कि सेवा क्षेत्र के कितने भाग होते हैं या सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है, उन भागों के नाम ही इसमें आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है का और खा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र, ये दोनों का क्या है, ये दोनों सेवा क्षेत्र के दो भाग हैं, सेवा क्षेत्र के दो भाग हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए, सेवा क्षेत्र के क्या है, दो भाग हैं। अब आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इनमें से कौन सी सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब वहां पे अपन ने क्या देखा था कि सेवा क्षेत्र के दो भाग हैं, दूसरी बार क्या देखा कि दो कौन कौन से भाग हैं, सरकारी सेवा क्षेत्र और गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। अब पूछा गया है आपसे कि सरकारी सेवा के अंतर्गत इनमें से किस किस को शामिल किया जाता है। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, कौन कौन से, ए सैन्य सेवा को, बी रेलवे सेवा को, सी का या खा दोनों को, यानी कि सैन्य सेवा और रेलवे सेवा क्या दोनों सरकारी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से देखें इसका आंसर। इसका आंसर है सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत का और खा दोनों, यानी कि सैन्य सेवा और रेलवे सेवा दोनों आती हैं। सैन्य सेवा यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना क्षेत्र जो हैं, तीनों सैन्य सेवा क्षेत्र जो हैं वो सेवा क्षेत्र के सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ रेलवे क्षेत्र भी जो है वो सरकारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर हुई ये बात? तो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 है आप सभी के सामने कि भारत को अधिकांश जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है, प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में। क्या भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें संलग्न है, या फिर बी द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में लगी हुई है, या फिर सी तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में लगी हुई है। इन तीन ऑप्शन के माध्यम से आपको फिर से ये बताया गया है कि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र, द्वितीयक यानी कि उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट से 10 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है। मैंने अभी आपको बोर्ड पर 3-4 स्लाइड के पहले बहुत अच्छे से लिख के समझाया था। चलिए, तो आप जो है अब आपको लॉजिक लगा के बताना है और 10 सेकंड का जो समय 10 सेकंड का जो समय मैंने आपको दिया था वो खत्म हो चुका है। तो फटाफट से अब अपन अपने क्वेश्चन को जो है देखते हैं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है यानी कि 100 में से 67% यानी कि 100 में से 67% पॉपुलेशन जो है भारत की, वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में संलग्न है, कृषि क्षेत्र के माध्यम से ही अपना रोजगार चलाती है। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है। ऐसी कौन सी योजना है जिस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझे बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है।
पहली बात तो सरकार की योजना है, दूसरी बात ग्रामीणों को काम दिया जा रहा है, तीसरी बात उनको काम देना कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन अपन देखते हैं, ऑप्शन ए है आपके सामने जवाहर रोजगार योजना। क्या जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? या फिर ऑप्शन बी जो है मनरेगा, क्या मनरेगा के माध्यम से भारत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? या फिर ऑप्शन सी है आपके सामने स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। क्या स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने ग्रामीणों को काम का अधिकार दिया है? या फिर ऑप्शन डी है आपके सामने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने काम को कानूनी का अधिकार दिया है क्या आपको? चलिए तो देखें इसका आंसर क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका आंसर है मनरेगा। अभी अपन ने 16th क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नरेगा योजना जो है 2005 में आई थी, उसी का नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। तो अपन देखें फिर से इसको कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो मनरेगा नाम सबसे पहली बात तो 2009 में किया गया था। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में स्थापना हुई थी। तब इसको क्या जाना जाता था? तब इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद हम देखें मनरेगा नाम कर दिया गया। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मनरेगा योजना क्या है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो मनरेगा, ठीक है, मनरेगा का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? इसमें जो है 100 दिनों का रोजगार, 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य किया गया है। कितने दिनों का? 100 दिनों का अनिवार्य रोजगार, 100 दिनों का अनिवार्य रोजगार जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। क्लियर हुई ये बात? और एक और फैक्ट है इस योजना के बारे में, वो ये फैक्ट है कि 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही मजदूरों को काम दिया जाएगा। अगर वो एरिया 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको उसके अकॉर्डिंग भी अलग से वेतन दिया जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो मनरेगा योजना जिसका पहले नाम नरेगा था, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, 2009 में मनरेगा नाम कर दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन के रोजगार को अनिवार्य कर दिया गया है। क्लियर हुई? अब मुझे उम्मीद है कि आप मनरेगा के बारे में जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं वो सारे आप हमेशा याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण जो है इनमें से किसके द्वारा होता है? कृषि के द्वारा होता है क्या? या ऑप्शन बी उद्योग के द्वारा होता है? या फिर ऑप्शन सी सेवाओं के द्वारा होता है? या ऑप्शन डी इन तीनों के द्वारा होता है? एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है तीनों के द्वारा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण जो है इन तीनों के द्वारा ही होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के माध्यम से ही होता है। मैंने आपको अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना के बारे में भी पढ़ाया था, जिसमें एक फ्लो चार्ट मैंने बताया था। तो बस वही फ्लो चार्ट जो है आपको दिमाग में रखना है और
एक बात क्या याद रखनी है कि अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किया जाता है। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 100 दिनों का रोजगार, 125 दिनों का रोजगार, 150 दिनों का रोजगार या फिर 200 दिनों का रोजगार। यानी कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कितने दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए? साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में से कितने दिनों का रोजगार जो है नरेगा या मनरेगा योजना के अंतर्गत दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने 100 दिनों का, ऑप्शन बी है आपके सामने 125 दिनों का, ऑप्शन सी है 150 दिनों का या फिर ऑप्शन डी 200 दिनों का रोजगार जो है मनरेगा या नरेगा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अभी मैंने आपको जब मनरेगा योजना पूरी डिटेल में समझाई थी तब आपको बताया था तो आपको याद होगा सभी का ये वाला जो आंसर है वो सही जाना चाहिए। तो फटाफट से अपन देख लें कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 100 दिनों का रोजगार। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्लियर हुई ये बात? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2009। तो उसी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना यानी कि जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो चलिए देखें इसका आंसर। इसका सही आंसर है सन 2005, यानी कि 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि इसके बारे में हम अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन से लगातार पढ़ ही रहे हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? इस क्वेश्चन का आंसर 100% बच्चों का सही जाना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों का सही जाना चाहिए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी के नाम पर है क्या ये योजना, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है क्या ये योजना, या ऑप्शन सी राजीव गांधी के नाम पर है क्या ये योजना, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी के नाम पर है क्या ये योजना। चलिए तो देखें इसका आंसर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है महात्मा गांधी के नाम पर है। और जब महात्मा गांधी का नाम इसमें सन 2009 में जोड़ा गया तब इसका नाम क्या पड़ गया? मनरेगा पड़ गया, नरेगा से। क्लियर हुई ये बात? यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम लग गया। तो ये योजना जो है किस नाम से जानी गई? मनरेगा के नाम से जानी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखें कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटकों के बारे में आपको बताना है। ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव या डी इनमें से सभी। क्या ये तीनों मानव पूंजी के घटक माने जाते हैं? अब आपसे डायरेक्टली मानव पूंजी के घटक नहीं पूछे गए हैं, इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से मानव पूंजी के घटक पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा अपने दिमाग से, तभी आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन कौन से या फिर इनमें से सभी यानी कि सारे ऑप्शन जो हैं मानव पूंजी के प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर देखें। तो इसका सही आंसर है कि ज्ञान, कौशल और अनुभव। ज्ञान, कौशल और अनुभव ये तीनों जो है मानव पूंजी के प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हैं। अब ज्ञान, कौशल और अनुभव कैसे? अब भाई मैंने तो आपको बताया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और वस्त्र,
ये 5 ही मानव पूंजी के घटक हैं। अब ज्ञान, कौशल और अनुभव इन 5 घटकों में से कहीं भी नहीं दिखते हैं। क्या आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ज्ञान, कौशल और अनुभव? क्या आप सभी को दिख रहे हैं कि इन 5 घटक में कहीं भी ज्ञान, कौशल और अनुभव लिखा है? क्योंकि इसका आंसर तो आपको क्या दिख रहा है इनमें से सभी, कि मानव पूंजी के ये सभी घटक हैं। क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा है, पर मुझे तो दिख रहा है। मुझे कैसे दिख रहा है? ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों चीजें कैसे आएंगी? ये तीनों चीजें कैसे आएंगी? ये तीनों चीजें आएंगी आपकी शिक्षा से। शिक्षा से क्या क्या मिलता है हमें? ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान के जरिए अपन जो है अपनी स्किल का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने कौशल के द्वारा कोई काम कर सकते हैं, और उस काम को करते करते जो है हमारे पास उस काम को करने का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटकों में ज्ञान, कौशल और अनुभव शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान, कौशल और अनुभव पॉसिबल हो पाते हैं। क्लियर हुई ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इस पे ध्यान देना कि नहीं है। कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? क्लियर हुई ये बात? ऑप्शन ए है आपके सामने कोयला, ऑप्शन बी है आपके सामने विद्युत, ऑप्शन सी है आपके सामने पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है आपके सामने प्राकृतिक गैस। तो इसमें से बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इस बात पे ध्यान देना। और प्राथमिक ऊर्जा का बोला गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो चलिए चेक करें इसका आंसर, और इसका आंसर है विद्युत। जी हाँ, ये जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके जो है बिजली का निर्माण होता है। बात समझ में आई? बिजली का निर्माण कैसे होता है? बांध पर पानी रोक के होता है, कोयला के द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से जो है बाकी की चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको ऊर्जा के प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। और ये जो है विद्युत जो है इनमें से इन तीनों से अलग है। तो विद्युत जो है इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्लियर हुई ये बात? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्या है कि आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किन देशों पर पड़ा? अपन ने आर्थिक मंदी के विश्व पर प्रभाव भी जाने थे और आर्थिक मंदी के, वर्तमान आर्थिक मंदी के भारत पर भी प्रभाव जाने थे। तो क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े थे ये भी जाने थे। तो इस क्वेश्चन में वही आपसे पूछा गया है कि आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किन देशों पर पड़ा? क्या विकसित देशों पर पड़ा, अर्ध विकसित देशों पर पड़ा, विकासशील देशों पर पड़ा, या इसमें से कोई नहीं? ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था, और ये भी बताया था कि जिन देशों पर पड़े तो उन देशों पर किस तरीके से आर्थिक मंदी के बुरे प्रभाव पड़े। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर चेक करें। तो इसका सही आंसर है विकसित देश। जी हाँ, आर्थिक मंदी के प्रभाव विकसित देशों पर ज्यादा पड़े, और आर्थिक मंदी के प्रभाव उन देशों पर ज्यादा पड़ने के साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही बुरे प्रभाव विकसित देशों पर पड़े आर्थिक मंदी के, तो वहां जो व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे उनकी छटनी कर दी गई, यानी कि कुछ कुछ व्यक्तियों को रोजगार से निकाल दिया गया था। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि वर्तमान मंदी के कारण कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? वर्तमान मंदी के कारण इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? क्या कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र वर्तमान मंदी के कारण प्रभावित हुआ है? क्या उद्योग क्षेत्र वर्तमान मंदी के कारण प्रभावित हुआ है? या फिर ऑप्शन सी, क्या सेवा क्षेत्र वर्तमान मंदी के कारण प्रभावित हुआ है? या ऑप्शन डी, का और खा दोनों, यानी कि कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों क्षेत्र आर्थिक मंदी के शिकार हुए हैं या वर्तमान मंदी के कारण जो है प्रभावित हुए हैं? तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देखते हैं, और इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। क्योंकि विकसित देशों में लोग क्यों जा रहे थे? विकसित देशों में लोग रोजगार पाने क्यों जा रहे थे? ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था
क्योंकि सेवा क्षेत्र के अवसर जो है, सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है विकसित देशों में ज्यादा है, वहां पे नौकरियां ज्यादा है, जॉब्स ज्यादा है और अच्छे वेतन पे हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। तो हमारे भारत देश के कई युवा वर्ग के लोग जो है दूसरे देशों में सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए गए। लेकिन जब मंदी का दौर आया तो विकसित देश सबसे पहले प्रभावित हुए, क्योंकि विकसित देशों में रोजगार के अवसर जो है अधिकांश सेवा क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं। तो सेवा क्षेत्र का ढांचा जब चरमराया आर्थिक मंदी के कारण, तो सेवा क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार से निकाला जाएगा। तो वर्तमान मंदी के कारण जो है सबसे अधिक सेवा क्षेत्र ही प्रभावित हुआ है। कृषि क्षेत्र क्यों नहीं प्रभावित हुआ? क्योंकि जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है 67% जनसंख्या जो है कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही अपने रोजगार के लिए आधारित है। इसलिए जब वर्तमान मंदी के दौर में सेवा क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा तो ये कहा गया कि हमें अपने परंपरागत व्यवसाय यानी कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उसी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोजने चाहिए, नए इनोवेशन करने चाहिए, नए तरीके से बच्चों को यानी कि युवा वर्गों को खेती करनी चाहिए, ठीक है। तो वापस से उसी चीज पर लौटना चाहिए, क्योंकि सेवा क्षेत्र का भरोसा नहीं है कि कब आपके हाथ से आपकी नौकरी छीन ली जाए, खास तौर से जब मंदी का दौर चल रहा हो। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो आगे बढ़े। 29 क्वेश्चन है आज का कि भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ था। बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर जो है कब शुरू हुआ था? 1991 में, 1990 में, 1989 में या 1988 में? ये बात अपन 15 से 20 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो है आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बनना ही चाहिए। मात्र 10 मिनट का सेकंड आपको दिया जाता है कि सिर्फ आप कमेंट में टाइप कर पाएं। तो आपको बताना है कि भारत में आर्थिक विकास का दौर जो है कब शुरू हुआ था। तो चलिए 10 सेकंड का समय जो है वो आपका खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1991, यानी कि 1991 में नई आर्थिक सुधार की नीति आई थी। क्या आई थी? आर्थिक सुधार की नीति। आर्थिक सुधार की नीति आई थी, जिसके तहत क्या किया गया था? जिसके तहत आर्थिक सुधार के अंतर्गत 3 काम किए गए थे। एक तो किया गया था उदारीकरण, ठीक है, एक किया गया था निजीकरण और एक किया गया था आपका विश्वव्यापीकरण। क्लियर हुई ये बात? चलिए कौन कौन से काम किए गए थे नई आर्थिक सुधार नीति के तहत? कौन कौन से काम किए गए थे? एक तो किया गया था उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा जो है विश्वव्यापीकरण। इन 3 चीजों को अपनाते हुए आर्थिक सुधार की नीति जो है बनाई गई थी। अब उदारीकरण क्या होता था? व्यापार पर से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। निजीकरण में क्या किया था? निजीकरण के अंतर्गत जो है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों का स्वामित्व जो है निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया था, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। और विश्वव्यापीकरण क्या हुआ था? जब उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, यानी कि व्यापार पर से प्रतिबंध हटे, सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होने लगा, तो विश्वव्यापीकरण होने लगा। यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था का तालमेल दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से होने लगा, यानी कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने लगा। अब जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें कौन कौन सी हैं? वस्त्र एवं आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, पर्याप्त भोजन और इनमें से सभी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। किस तरीके से है? वस्त्र एवं आवास तो चाहिए ही, स्वास्थ्य भी चाहिए, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, पर्याप्त भोजन भी चाहिए। क्लियर हुई ये बातें? यही सारी बातें अपन ने मानव पूंजी के घटकों के रूप में जानी थी।
तो मानव पूंजी के निर्माण के लिए ये तीनों यानी कि वस्त्र एवं आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, पर्याप्त भोजन, ये सारी चीजें जो है मानव पूंजी के रूप में एक मानव के लिए आवश्यक है। क्लियर हुई ये बात? तो आज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजगार एवं सेवाओं के यहीं पे खत्म होते हैं। आगे के सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊंगी इस टॉपिक के यानी कि रोजगार एवं सेवाओं वाला जो अपना चैप्टर है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैं लेके आऊंगी। तो अगले सेशन से आप जुड़े रहिए। अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेब एप्लीकेशन एवं जो अपना एप्लीकेशन है उससे जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये सारे टॉप कोर्सेस। और YouTube के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड टेलीग्राम। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगले सेशन में जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।